एक काव्य संध्या और अनिल कुमार जी के इस पुस्तिका विमोचन के बाद आप सभी की प्यास मैं समझता हूँ और संचालन की जिम्मेदारी ज़रूर है, मगर मैं ज़्यादा देर इस संचालन में आप बीच में नहीं रहूँगा कवियों के। मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पे हिंदी कविता के वरिष्ठतम कवि नरेश सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं। माननीय नरेश सक्सेना जी। माननीय गीत चतुर्वेदी साहब से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंचासीन हो। अनुराधा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, अनुराधा जी भी मंचासीन होंगी। और युवा कवि यतीश साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो आएं। यहाँ पर और हमारे सारे श्रोता जो हैं वो इसी इंतजार में हैं कि कविता आपसे सुनी जाए। यतीश कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके बारे में मैं जो परिचय है छोटा सा मेरे पास में, मैं कम से कम शब्दों में, ताकि यतीश कुमार जी से उनकी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुन सकें। और समय वाकई बहुत हो गया है और लाजमी था, क्योंकि अनिल जी के बारे में बात करते समय का ध्यान रख पाना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी मैं सभी मंचासीन कवियों से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध है मेरा कि सभी 15-15 मिनट में अपनी कविता के बारे में और कविता जो सुनाने जा रहे हैं उसमें समय का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। यतीश जी पेशे से रेलवे में प्रशासनिक अधिकारी हैं, मूलतः बिहार के मुंगेर जिले से आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में यतीश जी ने साहित्य जगत में अपनी विशेष रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है। चर्चित उपन्यासों, कहानियों और वृत्तांतों पर उनकी काव्यात्मक समीक्षाओं ने पाठकों का ध्यान खास तौर से आकर्षित किया है। हाल ही में उनका पहला काव्य संग्रह अंतस की खुरचन राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और साहित्य प्रेमियों द्वारा खूब सराहा गया है। अंतस की खुरचन को हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं श्री अष्टभुजा शुक्ल का शाब्दिक स्नेह प्राप्त है। यतीश इन दिनों कोलकाता के साहित्यिक संस्था नीलांबर के अध्यक्ष भी हैं। दृष्टि संपन्नता किसी भी कवि को उसके समय के अन्य कवियों से अलग खड़ा कर देती है। अपने समय को सूक्ष्म दृष्टि से देखना और उसे शब्दबद्ध करना आसान नहीं होता, लेकिन कवि तो वही होता है जो इस कठिन चुनौती को स्वीकार करता है। इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कवि ही दूर तक सफर तय करता है। अनुभवजन्यता के साथ साथ कल्पनाशीलता को बरतने का हुनर यतीश कुमार को कवियों की भीड़ से अलग खड़ा करता है। यतीश की इन पंक्तियों को देखिए। सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर उभरती है। सच तो ये है कि सारी जीवंत उत्पत्ति दबाव में आकर उभरती है, चाहे कोख में शिशु हो या जमीन के नीचे पड़े बीज का अंकुरण। ये यतीश जी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएं और अपनी कविता यहाँ पर पेश करें। यतीश साहब। आदरणीय मेरे गुरु नरेश जी मंचासीन हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जबलपुर की पिछली यादें भी मुझे मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। और आज का जो माहौल, दिव्य माहौल खड़ा हुआ है उन तीनों बेटियों के द्वारा, उनको विशेष धन्यवाद देते हुए मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं, चूँकि तीनों बेटियों ने इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पे
क्रियान्वित किया है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है सबसे प्यारी हंसी, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर जाता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर जाता है। और जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से हजारों जुगनुओं की भीड़ उड़ती है, जिंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगते हैं। जब तुम हंसती हो तो लगता है कि सैकड़ों दाने कंसार में भुंजा बन एक साथ फूट रहे हों। जब तुम हंसती हो तो फुनगियाँ भी हवा के संग डोलना भूल जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है। चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। इस दिशा को थोड़ा सा और व्यापक करते हुए बेटी को मैं स्त्री के तौर पर देखता हूँ, और कविता का शीर्षक है स्त्री। नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, वो मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। निशंक सोते देखता हूँ जब पत्नी को, तो पृथ्वी नीम नींद सी शांत लगती है, जबकि पलकों में उसके घर की सारी बलाएं कैद रहती है। इस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है। जब माँ को सोते हुए देखता हूँ तो लगता है ईश्वर नींद में भी सबके लिए उतना ही चिंतित है। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। ईश्वर मिथक नहीं, सच है, और आपके इर्द गिर्द हाथ थामे यकीन दिलाता है कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता। थोड़ी और व्यापकता लाता हूं। जो 2 साल गुजरा है हम लोगों के साथ, उसको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समेटने की। और शीर्षक इस कविता का है मैं सड़क हूँ। वो चल रहे हैं संख्याओं के समीकरण तोड़ते हुए, वो चल रहे हैं संख्याओं की समीकरण तोड़ते हुए, और मैं चुपचाप उनकी धड़कनें सुन रहा हूँ। धड़कनों में इन दिनों धौकनियों का स्वर एक आलाप है, और आलाप अब महाप्रलाप है। वो चल रहे हैं तो धरती चांद को लिए एक तरफ झुकती जा रही है। असंख्य पदचापों में कुछ ध्वनियाँ तांडव सी धमकती है, पर यहीं जन्मते शिशुओं की चाप इन सब में भारी है। उससे ज़्यादा भारी है उन माताओं की छातियाँ जो दूध की नदियाँ लिए दौड़ती भागती जा रही है। अन्नपूर्णा ढलान पर फिसल रही है और सड़कों पे पूजा जारी है। सड़कें अवरोह से आरोह की तरफ मुखर है। पसीने का काढ़ा तिल्ली में जमा पित्त है। गाढ़ा रक्त पसीने से तरल है। करुणा प्यासी है। नदी बहा रही है। बहाव खुद असमंजस में है। कथरी में दबा भविष्य, कथरी में दबा भविष्य अपनी मुट्ठी भींचता है। आंखों से चिंगारियां नहीं, ललकारती चुनौतियां हैं। इन्हें देख सूरज और जल रहा है। झंझा और बौखला रही है। वर्षा रह रह कर तड़प उठती है। बिजली बस कौंधे जा रही है। पृथ्वी को पट्टियों से बांधे देखता हूं। अजन्मे बच्चे ने अभी अभी नापी है पूरी धरती। छोटी कविता के साथ मेरे पास 4 मिनट और है निर्देश के अनुसार। मसला। रात हमेशा से 2 तारीखों का मसला है।
रात हमेशा से 2 तारीखों का मसला है जो दिन के उजाले में नहीं दिखता। अक्सर यह भी सोचता हूं कि सारे मसलात कमबख्त रातों के साथ ही क्यों होते हैं। एक बातूनी लड़की जब अचानक गुपचुप बैठ जाए तो मसला दिन में भी पैदा हो जाता है। आग कब की बुझ गई, राख देर तक सुलगती रही। मसला दरअसल एक चुनाव है, तिल तिल जलने और एक बारगी जल जाने के बीच। मसला दरअसल एक चुनाव है, तिल तिल जलने और एक बारगी जल जाने के बीच। जबकि मन है कि निरंतर जलता जा रहा है, पूरी तरह से बुझ जाने की सच को खारिज करता हुआ। और अंतिम कविता है भूख। ये कविता दरअसल मैंने सबसे पहले नरेश सर को ही सुनाई थी उनके घर पे, और उस समय सर ये कविता इससे दुगनी थी। तो जो मुझे शिक्षा आपने दी उसके बाद मुझे कतरने में मज़ा आने लगा और ये कविता आधी हो गई। और आज इसलिए जान करके भी इस कविता को चुना है मैंने, क्योंकि अनिल जी की कविताओं में भूख शब्द का जिक्र हुआ तो मुझे लगा कि बाकी कविताओं को छोड़ के मैं भूख को सुना दूं। अशेष गंध की तलाश में घूमती है धरती, या इसी चक्र में घूमते हैं इस पर रहने वाले लोग। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। विचित्र अग्नि है, रूह झुलसती नहीं, बस सुलगती रहती है। भूख करवट यूं बदलती है कि मानो जलती लकड़ी आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। भूख करवट यूं बदलती है कि मानो जलती लकड़ी आंच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। उसी आंच पर रोटी पकेगी, सोचकर नींद नहीं आती। आंच आती है, बढ़ती है, बस कम वक्त रोटी नहीं आती। आंखें बुझ जाती है, नींद डबडबाती है, देह सो जाती है, पर भूख अपलक जागती है। एक लंबी रुदाली है, एक लंबी रुदाली है जिसकी सिसकियां नहीं थमती। एक सुरा ताल है जिस पर ताउम्र नाचता है जीवन। एक ठूंठ पेड़ है जिसकी पत्तियां नहीं होती। तने का हरापन जिंदा है, तने का हरापन जिंदा है। लहू जो हरे में बह रहा है वो अजर अमर भूख है। देह के बाहर देश की भूख अलग, देश के अंदर सियासत की भूख अलग। अनंत सीमाओं की भूख लिए दूर अंतरिक्ष से दिखते हैं देश उनके उलझे धागों जैसे। कोई एक भी देश सीधी रेखा जैसे नहीं दिखता। और इन दिनों भूख ऑक्टोपसी हो गई है। शुक्रिया। आज इसी शहर में 3 नवंबर 1969 को जन्मे विवेक चतुर्वेदी, जिनका कि एक कविता संग्रह स्त्रियां घर लौटती हैं का वाणी प्रकाशन में प्रकाशन हो चुका है, जिसे अभी हाल ही में वागीश्वरी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। विवेक जी को सभी लोग जानते हैं, उनकी कविताओं का वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। विवेक की कविताओं पर आलोचक मीना बुद्धि राजन ने कहा है, समकालीन कविता के परिदृश्य में युवा कवि विवेक चतुर्वेदी की कविताएं एक ऐसे ही भावबोध के साथ जीवन के विशाल परिसर में ले जाती है जहां संसार के निरर्थक कोलाहल के बीच भी एक पहाड़ी झरने के संगीत की तरह नैसर्गिक ध्वनि सुनाई देती रहती है। पृथ्वी से उर्वरित और जीवन की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ती इन कविताओं में अनुभवों और संवेदनाओं की आत्मीयता और सादगी मनुष्य पर कवि के भरोसे को प्रमाणित करती है। विवेक चतुर्वेदी की कविताओं में सघन स्मृतियां हैं, भोगे हुए अनुभव हैं और विराट कल्पना है। इस प्रकार वे भूत, वर्तमान और भविष्य का समाहार कर पाते हैं और यहीं से जीवन के वैभव से संपन्न संवेद गान की कविता उत्पन्न होती है। कविता एक वृंद गान है, पर उसे एक ही व्यक्ति गाता है। उनकी कविताएं एक मानसिक अभयारण्य बनाती हैं और उनके लिए जिनका कोई नहीं है, जिनमें स्त्रियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और हमारे चारों ओर फैली हुई है धरती है। पूरे देश में बार बार सुनी जाने वाली उनकी कविता, अनेक भाषाओं में सुनी जाने वाली उनकी कविता, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ जरूर पढ़ूंगा। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है।
स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वह एक साथ आंगन से चौके तक लौटती है। वह एक साथ आंगन से चौके तक लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। लौटती है स्त्री। देखिए कुछ चीज़ें जब कही जाती हैं किसी कवि के द्वारा तो ऐसा लगता है कि सारा माहौल बिल्कुल वैसा हो गया है उसे पढ़ते हुए या सुनते हुए। हालांकि उनसे सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग उसे समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी सी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। इस धुरी पर लौटने को हम सुनने जा रहे हैं विवेक जी से। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। विवेक चतुर्वेदी। अभिवादन। ये एक संयोग है कि मैं जिस कविता से इस पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ वो भी एक बेटी के संवेदनों से शुरू होती है, हालांकि फिर वो आगे जाकर बहुत वैश्विक हो जाती है। और ये पूरा कार्यक्रम शब्द बेटियों की त्रिवेणी ने रचा है, आकृति, अनुकृति और अलंकृति ने। और मुझे जब इन्होंने ये कार्यक्रम रचा था तो मुझे ये दुस्साहस जैसा लगता था, लेकिन आपकी उपस्थिति से मुझे लग रहा है कि ये शायद इन्होंने एक ऐसा साहस किया है जो आगे के लिए जबलपुर की साहित्यिक परंपरा के लिए एक सामर्थ्य का काम करेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस त्रिवेणी को और अपना पाठ प्रारंभ करता हूँ। कविता का शीर्षक है भोर होने को है। एक उनींदी रात में नन्ही बेटी के ठंडे पैर अपने हाथों में रखकर ऊष्म करता हूँ। एक उनींदी रात में नन्ही बेटी के ठंडे पैर अपने हाथों में रखकर ऊष्म करता हूँ और मेरी जीवन ऊर्जा न जाने कैसे विराट हो जाती है। मैं अनुभव करता हूँ कि भोर मेरे ये हाथ फैल जाएंगे, मैं सूर्य से ऊष्मा लेकर पृथ्वी तक पहुँचाऊँगा, पृथ्वी हो जाएगी एक छोटा अंडा। मैं सूर्य से ऊष्मा लेकर पृथ्वी तक पहुँचाऊँगा, पृथ्वी हो जाएगी एक छोटा अंडा और मेरे हाथ चतुर्मुर्ग के परों से विशाल। मैं सेऊँगा पृथ्वी को और गोल पृथ्वी से निकल आएंगी असंख्य छोटी पृथ्वियाँ। मैं सेऊँगा पृथ्वी को और गोल पृथ्वी से निकल आएंगी असंख्य छोटी पृथ्वियाँ, पृथ्वियाँ जिनमें है बस जंगल, नदी, पहाड़ और चिड़ियाएँ। ये कल्पना है ऐसी पृथ्वियों की, पृथ्वियाँ जिनमें है बस जंगल, नदी, पहाड़ और चिड़ियाएँ। है आदमी भी पर बस अमलतास के फूल की तरह कहीं कहीं। ना कोई शस्त्र, पूरी पृथ्वी एक सी हरी, दानवीय मशीनें नहीं, ना कोई शस्त्र, पूरी पृथ्वी एक सी हरी। न भय, न भूख, न दिल्ली, न लाहौर, न चंद्रमा पर जाने की भूख। दानवी मशीनें नहीं, ना कोई शस्त्र, पूरी पृथ्वी एक सी हरी। न भय, न भूख, न दिल्ली, न लाहौर, न चंद्रमा पर जाने की भूख। औरत भी सोन जूही के फूल सी खिली, गहाती गेहूं, धूप के आंगन में नेह की आंच से सेंकती रोटी, खुले स्तनों से निश्चिंत पिलाती बच्चे को दूध। औरत भी सोन जूही के फूल सी खिली, गहाती गेहूं, धूप के आंगन में नेह की आंच से सेंकती रोटी, खुले स्तनों से निश्चिंत पिलाती बच्चे को दूध। बेटी के ठंडे पैरों को मेरे हाथ की ऊष्मा मिलने से वो सो चुकी और उसके सपनों के हरे मैदान की बागुड़ को फांद कर छोटी छोटी पृथ्वियां दाखिल हो रही हैं खेलने। हालांकि आकाश गंगा में घूमते कुछ हत्यारे नन्ही पृथ्वियों को घूरते आ खड़े हुए हैं, पर बेखबर नन्ही पृथ्वियां रंगीन फूल वाली फ्रॉक पहने सितोलिया खेल रही हैं। हालांकि आकाश गंगा में घूमते कुछ हत्यारे नन्ही पृथ्वियों को घूरते आ खड़े हुए हैं, पर बेखबर नन्ही पृथ्वियां रंगीन फूल वाली फ्रॉक पहने सितोलिया खेल रही हैं। नन्ही बेटी इन्हें देखकर नींद में मुस्कुरा रही है। भोर होने को है, भोर होने को है। दूसरी कविता जो अभी तक पाठ में नहीं आई है, संग्रह में भी नहीं है, इधर मैं रच सका हूं और उसका शीर्षक है जूते। बहुत सुबह या शायद देर रात छोड़ दिए गए हैं सड़क पर एक जोड़ी पुराने जूते। बहुत सुबह या शायद देर रात छोड़ दिए गए हैं सड़क पर एक जोड़ी पुराने जूते।
वो जूते जब पुराने हो जाते हैं तो कभी कभी लोग उनको सड़क पर ही छोड़ के चले जाते हैं, शायद इतने आजिज आ जाते हैं उनसे। बहुत सुबह या शायद देर रात छोड़ दिए गए हैं सड़क पर एक जोड़ी पुराने जूते, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ पुराने और फटेपन में भीतर पसरे खालीपन और रह गई गंध के साथ एक पूरे जगत की याद दिलाते हैं जो इन जूतों ने किसी के साथ जिया था। जूतों का साथ बहुत अपना है, जूतों का साथ बहुत अपना है, जितना कि साइकिल का नहीं, जितना कि रेडियो का नहीं, जितना कि सूरज का नहीं, जितना कि बहुत सी दूसरी बातों का नहीं। जूतों का साथ बहुत अपना है, जितना कि साइकिल का नहीं, जितना कि रेडियो का नहीं, जितना कि सूरज का नहीं, जितना कि बहुत सी दूसरी बातों का नहीं। जूतों की बेतरह उधड़ी सियन और देह पर खरोंचें एक लंबे और थका देने वाले रास्ते को सुनाती हैं। कौन जानता है कि सड़क पर छोड़ने के बाद मुड़कर आखिरी बार इन्हें देखा भी गया होगा या नहीं, या चलते चलते ही छोड़कर आगे बढ़ गए होंगे पैर। और क्या छोड़ने के बाद भी एक बार, क्या छोड़ने के बाद भी एक आखिरी बार उठाए गए होंगे जूते हाथों में? क्या जान गए थे जूते घर से निकलने के पहले ही कि वे साथ जा रहे हैं आज आखिरी बार? जूतों ने धरती को मुलायम किया है, क्या अहमियत है। जूतों ने धरती को मुलायम किया है समय को, जैसा माँ ने किया है, घोंसला बुन चिड़ियों ने किया है, जैसा किया है चींटियों ने, भोर के साथ झरे पारिजात ने किया है, और जैसा गले लगकर रोती हुई किसी स्त्री ने किया है। जूतों ने धरती को मुलायम किया है समय को, जैसा माँ ने किया है, जैसा माँ ने किया है, घोंसला बुन चिड़ियों ने किया है, जैसा किया है चींटियों ने, भोर के साथ झरे पारिजात ने किया है, और जैसा गले लगकर रोती हुई किसी स्त्री ने किया है। उम्र के पिछले कुछ बरसों में अपनी विद्रूपता और उधड़ेपन के लिए हंसी को झेलते छिनते जा रहे तस्मों से अपनी छिली पीठ बांधकर भरसक छिपाते रहे फटापन, ये पैर शर्मिंदा ना हो। जूते पुराने हो गए हैं तो उम्र के पिछले कुछ बरसों में अपनी विद्रूपता और उधड़ेपन के लिए हंसी को झेलते छिनते जा रहे तस्मों से अपनी छिली पीठ को बांधकर जूते भर तक छिपाते रहे फटापन कि पैर शर्मिंदा ना हो। उनके नएपन में जूतों का अपना होना था जो पैरों को चुभता रहा। जब नए जूते थे तो वो काटते थे, उनके नएपन में जूतों का अपना होना था जो पैरों को चुभता रहा। पैरों ने बार बार कहा तुम काटते हो, और जूते हैरान हुए। फिर पैरों के लिए अपनी देह और आत्मा को खुद घिस लिया, फिर पैरों के लिए उन्होंने अपनी देह और आत्मा को खुद घिस लिया। वे हमेशा घोड़ों की तरह देहरी पर तैयार मिले, वे हमेशा घोड़ों की तरह देहरी पर तैयार मिले, घोड़ों की तरह जो नींद के लिए भी लेटते नहीं। आज बिछे हैं सड़क पर सूखे पत्तों की तरह, आज बिछे हैं सड़क पर सूखे पत्तों की तरह। समय जब भूखे बाज की तरह बहुत नीचे से उड़ रहा हो, तब ये जूते बहुत सी क्रूर संभावनाओं के लिए छोड़ दिए गए हैं। अभी दोपहर होगी, घिरेगी सांझ, रात ओस में ठिठुरेगी, जूते ठोकरें खाएंगे, फिर शायद शहर के सबसे बड़े कूड़ादान में पहुंचा दिए जाएंगे। पर इस धरती पर अपनी मुलामियत में दो पैरों का रास्ता देखना छोड़ जाएंगे। उपजी कविता है। मुझे लगता है कि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं या मैं उससे वरिष्ठ, वो शायद उनने इस संतरास को किसी हद तक अनुभव किया हो। और ये हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था का संतरास है। उसमें बहुत परिवर्तन के दावे अभी किए जाते हैं, पर पता नहीं मुझे कि वो कितना हमारी रचनात्मकता को पल्लवित करते हैं। कविता का शीर्षक है मेरे बचपन की जेल। मेरा बचपन एक जेल में बीता, जिसके दरवाजे से बहनें मुझे रोज ढकेल देती थी भीतर, और निष्ठुर और कठोर ना लिए खड़े रहते थे पिता। हम सबको भीतर कर अलसुबह बंद होते जेल के उस हाथी दरवाजे की किर्र आज तक मेरे भीतर गूंजती है। क्या कुछ नहीं बंद और खत्म हुआ उस दरवाजे के साथ। जेल में एक सी वर्दी पहने उन्नीदी आंखों और थके पैरों वाले हम नए पुराने कैदी, वो यूनिफॉर्म हमारी। जेल में एक सी वर्दी पहने उन्नीदी आंखों और थके पैरों वाले हम नए पुराने कैदी एक सफ़े में खड़े किए जाते। जेलरों का चहेता एक पुराना कैदी हमसे दोहरवाता था एक फरेबी प्रार्थना, वो जो मॉनिटर। जेलरों का चहेता एक पुराना कैदी हमसे दोहरवाता था एक फरेबी प्रार्थना, जिसके लफ्ज़ों के मानी का वहाँ किसी को भी यकीन न था।
फुदकती गौरैया जो छोड़ के आते थे घर में, फुदकती गौरैया, उगता सूरज, गाय का नवजात बछड़ा, पुराने टायर से बनी शानदार गाड़ी, गुलाबी नींद, घर के आंगन की रेशमी सुबह, ये सब बस्ते में कैद हो जाने से उपजी छटपटाहट में कैसा गूंगा दुख था जिसे मैं जी भर कर रो भी ना सका। मेरे आंसू भीतर होंगे, वो जहां जहां बहे वहां खारे निशान वाली धारियां छिल गईं, उनका नमक आज तक मेरी चेतना को छरछराता है। हमें बैरकों में ठूंसा जाता था, हमारे क्लासरूम, हमें बैरकों में ठूंसा जाता था, रटाया जाता था कामुक और वहशी राजाओं का इतिहास, डरावना और बेखुर्द विज्ञान, बेबूझ गणित, अपने काम और हालात से हुए चिड़चिड़े जेलर, जो हमारे मास्टर थे, अपने काम और हालात से हुए चिड़चिड़े जेलर हमारी नर्म खूंटियों पर अपना भारी अभिमान टांगते, थुल थुल हटी जेलर। काले धूसर तख्ते पर हमें दिखाए जाते ज्यामितीय आकार, उन त्रिभुजों के कोने हमारी चेतना में धंस जाते। वो चाहते थे हम बने याद रखने की उम्दा मशीन। पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था स्मरण पर केंद्रित है। काले धूसर तख्ते पर हमें दिखाए जाते ज्यामितीय आकार, उन त्रिभुजों के कोने हमारी चेतना में धंस जाते। वो चाहते थे हम बने याद रखने की उम्दा मशीन। हाँ, हमारे पाठ में कुछ कविताएं भी थीं और कुछ कहानियां, लेकिन वो उन जेलरों के हाथ पड़कर नीरस हो जाती। बैरक की अध खुली खिड़की से मैं देखा करता हवा में गोता लगाते डोम कौए, बैरक के छप्पर में आजाद फिरते चमगादड़। रोज शाम मैं पेरोल पर छूटता था और मोहल्ले की धूल भरी सड़कों में खेलने में भूल जाता था कि मैं कैदी हूं। पर जब रात गहराती, सुबह 7 बजे की सूली छेदने लगती, घर की दीवार में जो पुरानी घड़ी थी, सुबह 7 बजाने के लिए उसकी गति इतनी तेज क्यों थी? नारंगी सपनों को रौंदता समय का काला घोड़ा क्यों भागता था सरपट? घड़ी के उन कांटों को सुबह 7 बजे तक जाने से रोकने अधूरी नींद के ख्वाब में उन पर हाथ की उंगलियों के बल में लटक जाता था। तब घड़ी के कांटे हो जाते चाकू जैसे संगलाख। कितनी कितनी रातें, कितनी कितनी बार मैं उन कांटों को रोकने लटका, कितनी कितनी बार मेरी उंगलियां कटकर घड़ी के डायल से चिपक गईं। अब जब कभी मैं बनाना चाहता हूं एक छोटी सी चिड़िया का चित्र, तब लिखना चाहता हूं एक मुलायम सा गीत, तब मालूम होता है मुझे मेरी उंगलियां नहीं हैं। चील बन अवसर के मुद्दों से उपलब्धियों का मांस नोचने नाखून तो हैं, पर वो उंगलियां नहीं हैं जो किसी का सिर सहलाती हैं, सितार बजाती हैं। उस सीलन भरी जेल में कुछ पुराने कैदी थे जो न मालूम कैसे बहुत खुश रहने का हुनर सीख चुके थे और हमें भी खुश रहने के लिए धमकाए जाने वार्डन की तरह मुस्तैद थे। हम कैदियों को नीरस और बाऊ पाठ याद करने की सजाएं मुकर्रर थीं। हमें थी भिन्न, हमें कड़वा बीज गणित था, अप्रिय तेज गंध वाले रसायन थे, कभी हाथ ना आने वाली भौतिकी थी। कभी कभी उस जेल का सबसे बड़ा अधिपति जेलर, हमारे हेडमास्टर, कभी कभी उस जेल का सबसे बड़ा अधिपति जेलर हमसे मिलने आता। तब हमें बैरकों से मैदान में खदेड़ा जाता। कंकड़ बिछे उस मैदान की धूप में हम सफ़े में बिठाए जाते। बड़ा जेलर हमें सिखाता अच्छा कैदी बनने के गुर। उसकी बात उस जेल का नाम रोशन करने से शुरू होती और वहीं खत्म। ये अंधेरी सुरंग जैसे कभी ना खत्म होने वाले जेल के दुख को काटने कई बार मैंने जिंदगी को भी काटना चाहा, पर हम छोटे थे, हमें नहीं मालूम थे खुद को खत्म करने के बहुत कामयाब रास्ते। थर्मामीटर तोड़ पारा गुटकने के, कभी उस जेल के पिछवाड़े बने पुराने कुएं में छलांग के, कभी उस जेल की सबसे ऊंची छत से गिर जाने के सुने हुए रास्ते थे। पर हमको घर में या उस जेल में मरना सिखाया नहीं गया था, जैसे कि जीना भी कहाँ सिखाया गया था, सो हम मर भी ना सके। हाँ, हमको जो रोज रोज जहाँ हमको देख के राहत मिलती थी, हमको जो रोज रोज जेल तक छोड़ते थे वो गाड़ीवान खालिस और सच्चे आदमी थे, बीड़ी पीने वाले, रिक्शों के खाली पाइप में गुल्लक बना 10-20 पैसे के सिक्के जोड़ने वाले। हमारे आसपास तब जो भी लोग थे उनमें यही थे जो हमारा दुख समझते थे और उस दुख को कम करने कभी कभी कुल्फी खिलाते थे। वो खूब जिंदा दिल लोग थे जो बचपन में कभी जेल नहीं गए थे। गरीब और फटे हाल, गमछे बंडी वाले, हंसने खांसने वाले, चेचक के दाग वाले सांवले चेहरे खूब याद हैं। और उस जेल की यात्रा से जो हुआ वो बरस दर बरस बिता। जब मैं उस जेल से निकला तो एक अदृश्य टाई गई मेरे गले में कस गई। बरस दर बरस बिता। जब मैं उस जेल से निकला तो एक अदृश्य टाई मेरे गले में कस गई। प्लास्टिक की एक नकली मुस्कुराहट जड़ गई मेरे होंठों पर, जो कितना भी दुख हो पिघलती नहीं थी। अब मैं एक छटा हुआ शरीफ था, एक रोबोट,
मैं आसानी से चूस सकता था किसी का खून, चालाकियों की परख नली के रसायन को पढ़ना मैं खूब जान चुका था, यहाँ तक कि वो खतरनाक रसायन बनाना मैं सीख भी चुका था। जो मैं भगवान के घर से सीख कर आया था वो सब भुलाया गया मुझे उस जेल में। सभी नदियां वहां सुखाई गईं, सभी जंगल जलाए गए, सभी पक्षी चुप कराए गए, सभी पहाड़ बौने किए गए। मेरे भीतर जो भी मुलायम था वो सब खुरदुरा किया गया। आज बरसों के बाद मैं उस स्कूल के सामने खड़ा हूँ, आज बरसों के बाद मैं उस जेल के सामने फिर आकर खड़ा हूँ। देखता हूँ जेल की इमारत कुछ और रंगीन हो गई है। अब बहुत से दावे हैं कि बड़ी सजावट हो गई है हमारी नई शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या वो हमारी सृजनात्मकता को पल्लवित करती है। आज बरसों के बाद मैं उस जेल के सामने फिर आकर खड़ा हूँ, देखता हूँ उस जेल की इमारत कुछ और रंगीन हो गई है, जैसे कि कभी जहर रंगीन हो जाता है। मेरी देह एक डायनामाइट हो गई है। वो बचपन की जेल जो मेरी शिराओं तक में दौड़ गई है उसको उड़ाना चाहता हूँ, पर शीशे की तरफ पिघल कर ये जेल जो मेरे खून में बह रही है मैं इसको निकाल नहीं सकता। ये मेरा सच है जिसे मैं बचपन से अब तक ढोता हूँ। जब भी मेरे भीतर कुछ उपजता है सच्चा और कुंवारा, मेरा खून ही उसको धो डालता है। मैं इस जेल को बार बार ना कहना चाहता हूँ, मैं इस अंधी सुरंग को ना कहना चाहता हूँ, मैं बचपन के स्कूल को, इस जेल को ना कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पाठ का समय पूरा हुआ। धन्यवाद जी। हाँ, एक साहसिक कविता जिसमें विवेक जी ने छटा हुआ शरीफ और जो ये कहा कि मेरे भीतर जो भी मुलायम था खुरदरा किया गया, हम हर एक को कुदेर गया। हमें ऐसा लगा कि उस जेल से हम भी गुजरे हैं और इस तरह से एक कवि कह सकता है और इस तरह से उसे हमें समझना होगा। अनुराधा जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कहती हैं अपनी कविता के बारे में अक्सर कि मैं कविता इसलिए लिखती हूँ कि मुझे इस शोर और भीड़ भरे शहर के धुएंधार हवा में अपने लिए जंगल, झरने, तितलियां बना लेना अच्छा लगता है। अनुराधा जी हिंदी की सुपरिचित कवित्री, लेखिका और अनुवादक हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से ईश्वर नहीं नींद चाहिए, ईश्वर नहीं नींद चाहिए नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसे शीला सिद्धांतकार सम्मान व हेमंत स्मृति सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया है। अश्वेत और तिब्बती कविताओं के अतिरिक्त ख्यात साम्यवादी लेखक बेनेडिक्ट एंडरसन का उन्होंने हिंदी में भी अनुवाद किया है जो काफ़ी उल्लेखनीय है। प्रमुख पत्रिकाओं के विशेषांकों में कविताएं, अनुवाद, आलोचनात्मक निबंध व साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं। और जब वो ये कहती हैं कि जंगल, झरने, तितलियां बना लेना अच्छा लगता है, वहीं पर वो ये भी कहती हैं कि मुझे उदास शामों को एक खोकर मिले प्रेम पत्र में तब्दील कर देने का स्ट्रगल है। वो कहती हैं कि मुझे ऐसे आदमी गढ़ लेना बहुत अच्छा लगता है जो कई सदियों तक गलतियां करने के बाद कम से कम अब सामने बैठकर अपनी सजाएं तो सुने। मुझे रोज अखबार में बलात्कार और नरसंहार की खबरों से न चौंकने वालों को दो पंक्ति की कविता से झंझोड़ना अच्छा लगता है। उनकी एक कविता, उसके साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। क्या सोचती होगी धरती से एक अंश है। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज। यह आसमान जहां खड़ी होकर आंचती हूँ आंख, टांकती हूँ आकाश कुसुम बालों में, तौलती हूँ अपने पंख। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था, यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था, फिर भी बालकनी में रखने नहीं देती उन्हें अंडे। अनुराधा जी हमारे बीच हैं, हमसे मुखातिब होंगे। खूब सारी तालियां अनुराधा जी के लिए। ये दूसरा आमंत्रण है 2 सालों में। पहला आमंत्रण भी विवेक चतुर्वेदी जी ने ही मुझे दिया था और तब मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन इस आमंत्रण के लिए मना इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि भले ही मेरे पिता कवि नहीं थे, पर मैं बेटी बिल्कुल अलंकृति, आकृति और अनुकृति जैसी ही हूँ। और मेरे कुछ संयोगवश मेरे पिता का जन्म का वर्ष भी वही है जो स्वर्गीय श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी का था। इस समय मैं
ईश्वर से जो एक प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे खांसी ना आए, क्योंकि भले ही 2 साल मुझे खांसी ना रहे, किसी महत्वपूर्ण कविता पाठ से पहले वो एक टोटके की तरह मेरे आसपास घूमने लगती है और एक तावीज़ की तरह मेरे मुंह में इस समय एक लौंग और एक स्ट्रेप्सिल दोनों हैं। वैसे मुझे नई कविताएं सुनानी चाहिए थी, पर जबलपुर में मुझे लगता है सारी कविताएं नई हैं, तो मिला के सुना देती हूँ। समय सर आप मुझे याद दिला दीजिएगा 15 मिनट होने से पहले ही। एक कविता है भी, ये नई कविता है, कविता का नाम है भी, ब्रैकेट में पढ़ लीजिए, स्त्री कविता। वैसे मैं कविताओं को खांचों में बांटने के विरुद्ध हूँ, फिर भी मेरे हिस्से उनका विनोद था, मेरे हिस्से उनका विनोद था, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे ऐसे चुटकुले कि कोई हंसता हंसता दोहरा हो जाए। लेकिन मैं नहीं हंसी, मुस्कुराई भर, मुझे अपने लिखे पर बात करनी थी, मुझे अपने लिखे पर बात करनी थी। मेरे पास मीठा गला था, स्त्रियोचित लोच और शास्त्रीय संगीत की समझ, मंद्र सप्तक में भी कहती रही मैं भी कवि हूं। गाने पर नहीं, कविताओं पर बात करते हैं। मेरे पास था उज्जवल ललाट, छोटी सी यूरोपीय खड़ी नाक और खिंची पूर्वी आंखें, और तो और मेरे चिबुक का स्याह तिल पहुंचने ही नहीं देता था उन्हें मेरी कविताओं तक। फिर मैंने कहा, आप सदियों से मेरे चमकदार खोल की प्रशस्ति कर रहे हैं, जबकि लिखते लिखते मेरी आत्मा काली नीली हो आई है। दया कर एक बार उसे भी पढ़ लीजिए, दया कर एक बार उसे भी पढ़ लीजिए। आपने सही कहा, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, चित्रकारी उम्दा करती हूँ, बागवानी प्रिय है, नौकरी में कर्मठ कही जाती हूँ, वात्स्यायन की माने तो केली और मैत्री के लिए सर्वथा उपयुक्त। किंतु आपके सामने बैठी हूं मैं, सिर से पैर तक एक कवि ही बस। आइए मेरी भी कविताओं पर बात करें। कि कोई कहे मुझे भूख कम लगती है, नींद की जरूरत अधिक नहीं, साज सिंगार रुचता नहीं, कपड़े काम लायक हैं ही, मान सम्मान का क्या है मिले न मिले, यह इस दुनिया के लिए शोक की बात है कि हर दूसरी स्त्री यह कहे मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। यह इस दुनिया के लिए शोक की बात है कि हर दूसरी स्त्री यह कहे कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चाहते ही कैसा तुच्छ तो कर देते हो तुम उसे। जैसे सुनामी से ठीक पहले समुद्र हट जाता है अपने तट से बहुत पीछे, जैसे सुनामी से ठीक पहले समुद्र हट जाता है अपने तट से बहुत पीछे, बाण को छोड़ने के लिए धनुष को खींचा जाता है प्रत्यंचा से पीछे, जैसे धावक आगे दौड़ने से पहले रखता है एक कदम पीछे, वह हर मोर्चे पर खड़ी रहती है सामने की कतार में, फिर हर दावे से एक कदम पीछे हट जाती है। तुम गर्व से मुस्कुराते उसकी बाहक जमीन पर पहला कदम रखते हो, और अपने जायज से एक कदम पीछे हटती हुई औरत तुम्हारी सभ्यता को 1000 साल पीछे धकेल देती है। तुम गर्व से मुस्कुराते उसकी बाहक जमीन पर पहला कदम रखते हो, और अपने जायज से एक कदम पीछे हटती हुई औरत तुम्हारी सभ्यता को 1000 साल पीछे धकेल देती है। एक कविता है, पानी शऊर है। रेशम जानता है लिपटना, एक सी ही अनंतरता में, पहले ककून से फिर देह से। रेशम मृत्यु और उत्सव हर रंग में है संभाव, रेशम कपड़ों में बुद्ध है, रेशम कपड़ों में बुद्ध है। पानी जानता है बाहर बह जाना और बचे रहना भीतर भी, शिराओं में, आँख में, चट्टान में। पानी शऊर है हाथ छोड़कर मन में बने रहने का।
पानी शऊर है हाथ छोड़कर मन में बने रहने का, मृत्यु जानती है झांकना जीवन के बीचों बीच, पढ़ते हुए अपने न होने की आश्वस्ति हमारे चेहरों पर, बांधती रहती है लगातार असबाब आ धमकने को अचानक एक दिन। अभी कुछ पुरानी एक कविता मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको बाद में, पाताल से प्रार्थना। सर समय आप बताते रहिएगा। कन्या भ्रूण हत्या पे है, उसे मैं लगभग हर मंच से पढ़ती हूँ। कितनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ मैं, माँ ने एक सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म में मैं भी इंसान बनूंगी। माँ ने एक सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म में मैं भी इंसान बनूंगी। इस पूरे वाक्य में मेरे लिए बस एक राहत थी कि माँ इंसान होने का कोई बेहतर अर्थ भी जानती थी, उसने एक के बाद एक 4 बेटियां पैदा की। यह उस बुनियादी इच्छा के खारिज होने की शुरुआत थी। फिर भी औरतें पूछती ही रहीं, हाय राम, बच्चा एक भी नहीं। और वह अविनय और अविश्वास से शिशुओं का लार और काजल पोंछ लेती रही अपने गाल से। माँ की स्त्री में कई परतें हो गई थीं, सबसे ऊपर वाली क्लांत और उदास, इच्छाओं की जमीन पर खोदती रही जुगाड़ के कुएं, चिंता से चूम भी लेती रही बेटियों को यदा कदा। जबकि बीच में दबी स्त्री मान चुकी थी कि कोई बच्चा नहीं जना, उसने अब तक हर बार अपनी प्रसव पीड़ा को बंध्यामान चाहती रही वंश कीर्ति। सबसे भीतर वाली स्त्री को फूल पसंद थे, माँ के सबसे भीतर वाली स्त्री को फूल पसंद थे, तांत पान और किताबें भी। यह उसके मनुष्य होने की कामना का विस्तार था और इतने गहरे दबा था कि बंजर हो चला था। आजन्म माँ की दाईं आंख से एक निपुती औरत और बाईं आंख से एक इंसान झांकता रहा। तो सुनो दुनिया, बस इतनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ कि तुम्हारे हलक में उंगलियां डालकर अपनी माँ के इंसान बनने की अधूरी लालसा को खींच निकालूं। छोटी सी है। सिक्का किताब में दबा रह जाए तो दोनों पन्नों पर अलग चित्र छपते हैं। मुझे कहानी में बिछड़ना याद है, उसे शायद याद हो प्रेम। मैं जड़ से उखड़ी, उसका तना था सूखा। हम मिले फूल पत्ती शाखाओं में खिलने के लिए नहीं, एक साथ मिट्टी हो जाने के लिए। हम मिले फूल पत्ती शाखाओं में खिलने के लिए नहीं, एक साथ मिट्टी हो जाने के लिए। पलाश फूलते हैं तो जंगल नहा जाता है पिछले दावानल की स्मृति में। जंगल जानता है खिलना रवायत है मौसम की, लाल रंग सलीका है खिलने का। याद का क्या है, आग है लगेगी बुझ जाएगी। और आखिरी एक कविता सुनाती हूँ। भाई ये अपने आप से वायदा है मेरा। सर कितना समय बाकी है? सुना दी। एक कविता प्रेम का समाजवाद सुनाती हूँ और फिर पाताल से प्रार्थना। प्रेम का समाजवाद। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं कि प्रेम भी कर रही थीं गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थीं, छोड़ दी गईं। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। थे भोतरे हथियार मनुष्यता के हाथों में, किताबों में बचा सूखे फूल का धब्बा। करवट बदलते जमाने की चादर पर शिकन। गृहस्थी चलाने के गुर में पारंगत, बस प्रेम के लिए माकूल नहीं थे, सो छूट गए।
निभाना चाहते थे प्रेम, लड़कियां उनसे पूछना ही भूल गईं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहती थीं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहती थीं जो उन्हें प्रेम करके छोड़ देना चाहते थे। पाताल से प्रार्थना। साल 2006 में कन्या भ्रूण हत्या जो जोर शोर से हिंदुस्तान भर में जारी थी, चोरी छिपे अब भी जारी है। जब ये बंद हो जाएगी तो मैं ये कविता पढ़ना बंद कर दूंगी। पंजाब के पटियाला, करनाल तथा हरियाणा के सिरसा में कुछ निजी अस्पताल दर्ज हुए, जिनके पिछवाड़े सोद्देश्य खोदे गए कुओं में से सैकड़ों की तादाद में अजन्मे कन्या भ्रूण और नवजात बच्चियां बरामद हुईं। पाताल से प्रार्थना। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। हालांकि उन्हें जन्म लेने में कुछ घंटे, दिन या महीने शेष थे अभी। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। दादी जन्म के 2 घंटे बाद पहुंच पाई थी अस्पताल। इस बीच पी चुकी थी वह दूध 1 बार, गीली कर चुकी थी कथरी 2 बार, लग चुकी थी माँ की छाती से कई बार। अब कुएं भर में सिर्फ वही पहने हैं 1 पाड़ घिसी चादर। अब कुएं भर में सिर्फ वही पहने हैं 1 पाड़ घिसी चादर। चूंकि जन्म ले चुकी थी मरते वक्त, अब उसे ही है आवरण का अधिकार। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं से बाहर आकर जन्म लेना चाह रही हैं। शेष इच्छाएं गौण हैं। सबसे पहले उन्हें बाकायदा पैदा किया जाए ससम्मान। उनकी नालें जुड़ी हैं अब भी नाभि से, वे उन्हें रस्सी बनाकर कुएं से बाहर आना चाह रही हैं। उनकी नालें अब भी जुड़ी हैं नाभि से, वे उन्हें रस्सी बनाकर कुएं से बाहर आना चाह रही हैं। वे उन्हें आम की शाख पर डाल झूला पींगना चाह रही हैं। वे उन्हें आम की शाख पर डाल झूला पींगना चाह रही हैं। वे उन रस्सियों पर गिनती से कूदना चाह रही हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। हवा और रोशनी की प्रार्थना गा रही हैं संवेद, जबकि उन्हें पता है आसमानों का ईश्वर पाताल के बाशिंदों की नहीं सुनता। जबकि उन्हें पता है आसमानों का ईश्वर पाताल के बाशिंदों की नहीं सुनता। कुछ के पांव नहीं बने अभी, कुछ की उंगलियां कुओं से बाहर आकर पंक्तिबद्ध अस्पतालों में जाना चाहती हैं। आंखें अक्सर बंद हैं सबकी। आंखें अक्सर बंद हैं सबकी, फिर भी देखना चाहती हैं सोनोग्राफी मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, फोर्सेप्स और नश्तर। छूना चाहती हैं ग्लिसरीन के इंजेक्शन, सीसा, गला घोंटने वाली उंगलियां। करना चाहती हैं जरा ताजुब, करना चाहती हैं जरा ताजुब। कितना लाव लश्कर खड़ा किया है रे, एक बस हमारी आमद रोकने के लिए इस दुनिया ने। बहुत शुक्रिया आपका भी। कविताओं के बाद जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं एक साथ मिट्टी हो जाने के लिए, मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनकी कविताओं की खासियत के बारे में अरबी भाषा की इराकी अमरीकी कवि दुनिया मिखाइल कहती हैं कि किसी भी अच्छे कवि की तरह गीत चतुर्वेदी के पास तीसरी आंख है, जिसकी मदद से वह सिनेमाई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और ऐसे दृश्य रचते हैं जो अद्भुत, मासूम और खिलंदड़ हैं। कविता के लिए गीत साहब को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, स्पंदन कृति सम्मान, वाग्धरा नवरत्न सम्मान तथा गल्प के लिए कृष्ण प्रताप तथा कथा सम्मान, शैलेश मटियानी कथा सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप और सैयद हैदर रजा फेलोशिप मिल चुकी है। माननीय गीत चतुर्वेदी की रचनाएं देश दुनिया की 22 भाषाओं में अनुदित हैं। उनकी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह द मेमोरी ऑफ नाउ 2019 में अमेरिका से प्रकाशित हुआ। सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद को पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड किया हुआ है।
वो कहते हैं एक कविता के माध्यम से, साल में एक रात ऐसी आती है, साल में एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। साल में एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा, चांद रूठकर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौट कर आएंगे ये सारे जुगनू और अंधेरों से डरने वालों को रोशनी देंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय गीत चतुर्वेदी साहब को आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। गीत साहब। पाठ के आरंभ से पहले एक दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मां नर्मदा की इस पावन भूमि को, जबलपुर की भूमि को प्रणाम करता हूं। इस भूमि से जुड़े हुए साहित्य के विराट प्रकाश स्तंभ परसाई जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। इसी शहर से जुड़े हुए दो और विराट स्तंभ अनुपस्थित उपस्थित आदरणीय ज्ञान रंजन जी और आदरणीय मलय जी को प्रणाम करता हूं। साथ ही आज ये जो कार्यक्रम है, कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव की, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। उनकी 3 सुपुत्रियाँ यहाँ हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम दिया है। उन तीनों को मैं साधुवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस बरस जो बेंचमार्क उन्होंने कायम किया है वह अगले बरसों में भी उसे और ऊंचा उठाते रहेंगे। ये पिछला पूरा 1.5 साल का जो समय है, ये संकट का ऐसा समय रहा जिसमें हमने, दुनिया के तमाम लोगों ने किसी न किसी को खोया। मैंने अपने पिता को खोया। मेरे परिवार में इस पूरे 1.5 साल में 6 मृत्यु हुई थी। संकट के ऐसे समय में कविता ने हमारा साथ दिया। पहले सिर्फ पढ़ते थे कि कविता संकट के समय साथ देती है, लेकिन इन 1.5 वर्षों में मैंने बहुत शिद्दत से इसे महसूस किया कि हमारे बदन पे घाव लगे हैं। कविता भले उन घावों का इलाज न करे, लेकिन उन्हें सहने की और तमाम नकारात्मक चीज़ों से लड़ने की एक सकारात्मक शक्ति ज़रूर देती है। कृतज्ञता के ये शब्द मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मंच पर अभी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले थे, जैसे नरेश सक्सेना जी, हम सबके प्रिय आदरणीय कवि, अनुराधा जी हमारी प्रिय कवि, यतीश जी हमारे प्रिय रचनात्मक ऊर्जा से भरे कवि, विवेक जी और नीचे बैठे तमाम समर्थ कवियों, मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप सभी ने हमें सकारात्मक शक्ति से भरा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ कवियों का सम्मान करना भी कविता है और समवयस्क कवियों को मान देना भी कविता है। तो संकट के इस पूरे काल को जब मैंने प्रेम और कविता के सहारे गुजारा, तो उसी से संबंधित एक कविता 2 पंक्तियों की प्रेम से जुड़ी आप सबके सामने कि जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। और इसी से जुड़ती है एक यकीन जो हमारे अंदर, मेरे अंदर खास तौर पर भरता है, जो कविता भरती है कि तुम मुझसे कहना, मैं कहूँगा तुमसे। तुम मुझसे कहना, मैं कहूँगा तुमसे। कहने से, सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में
फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल। प्रेम की एक छोटी सी कविता 3 पंक्तियों की है कि नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। 4-4 वचनों में बटी हुई ये कविता, 3 हिस्से हैं इसके, 4 वचनों की। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती, भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान कर भी कर दिए जाते हैं, कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता फिर भी उन्हें खोजा जाता है, कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं, कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता फिर भी उन्हें खोजा जाता है, जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है, माना कि समय बहरा है किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है देखता सबको है, वो अंधा नहीं है देखता सबको है। मेरी जो जीवन संगिनी है वो मेरे बचपन की दोस्त हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर बार बार मुझसे रूठ जाती थी, नाराज़ हो जाती थी। एक दिन थक के मैंने इसी बात पे एक कविता लिख दी, तब से उनका रूठना बंद हो गया। तो वो शीर्षक है उस कविता का ही यही, रूठी हुई। धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है, धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है, वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है, जबकि मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल, जबकि मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल, तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं, और मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी, मुझे ईश्वर पे नहीं प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से कहती है चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। आखिरी कविता मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात ही कहूँ कि ये कविता या ये चीज़ मेरी पसंदीदा किताब, पसंदीदा ग्रंथ ऋग्वेद से प्रेरित है। मेरी रचनात्मक ऊर्जा को बहुत सारी जगहों से प्रकाश मिलता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है वेद और उपनिषद। मेरी कई सारी रचनाएं वेद
खासकर ऋग्वेद के कई सूक्तों के साथ एक संवाद है। और ये कविता ऋग्वेद के 10वें मंडल में 13वें सूक्त से प्रेरित है। ये कविता मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस पिछले 1.5 साल में मैंने कई लोगों को खोया है। और ऋग्वेद में सिर्फ जीवन से ही नहीं, मृत्यु से जुड़ी हुई भी अमर कविताएं हैं, अमर चीज़ें हैं। लातिन अमेरिका में एक कहावत है कि जिन संस्कृतियों में मृत्यु की समझ विशिष्ट होगी, उन संस्कृतियों में कविता अत्यंत उन्नत होगी। ऋग्वेद इसीलिए उन्नत कविता और उन्नत पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं, हमें छोड़कर गए हैं, ये कविता से मैं उन सभी के प्रति एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक अनुरोध और एक पुकार करना चाहता हूँ। शीर्षक है जहाँ मन लगे वहाँ रहना। वो लोग मुझे छोड़ के गए। जहाँ मन लगे वहाँ रहना। जब तुम मर जाओगे सूर्य में समा जाएगी तुम्हारी नेत्रों की ज्योति। जब तुम मर जाओगे सूर्य में समा जाएगी तुम्हारी नेत्रों की ज्योति। तुम्हारी सांसें अपने जैसी हवाओं को खोज उनसे दोस्ती करेंगी और खामोशी से उनमें घुल जाएंगी। नक्षत्रों की नोक पर पतंग की तरह अटकी रहेगी तुम्हारी आत्मा। पूरे पूरे दिन अपने आधे अधूरे दिनों को याद करेगी। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर या पानी में या प्रकाश पर पड़ते अंधकार के छींटों में रहना। जहाँ भी लगे तुम्हारा मन वहाँ रहना। और अगर कहीं न लगे मन, और अगर कहीं न लगे मन, तो लौट आना एक नया रूप लेकर, औषधि बनकर उगना वनस्पतियों के बीच, विराट के भीतर सूक्ष्म बनकर, सूक्ष्म के भीतर विराट बनकर लौट आना एक नया रूप लेकर, लौट आना एक नया रूप लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इस सत्र का बहुत ही तन्मयता और कौशल से संचालन कर रहे योगेश गनोरे जी, हमारे सबसे वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी को आमंत्रित करें। मैं एक सार्थक हस्तक्षेप करना चाहता हूं। योगेश गनोरे जी जो कि बहुत अच्छे साहित्य अध्येता हैं और कविताओं में बड़ा रस लेते हैं, इस नाते मैं एक अलग तरह से उनसे परिचित हुआ। लेकिन उसके अलावा जो लोग इस शहर से बाहर से हैं वो नहीं जानते होंगे, जो शहर के लोग हैं उनकी शख्सियत को से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। योगेश जी के नेतृत्व में, इनके संस्थापन में एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान जबलपुर से शुरू हुआ है, जो रोज़ पौधारोपण का अभियान है। रोज़ ठीक 10 बजे, अभी मैं योगेश जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में अपने इस पूरे पौधारोपण अभियान के बारे में हमको साझा करें, और साथ ही साथ हमारे जो आमंत्रित अतिथि हैं कल सुबह 10 बजे उन्हें आमंत्रित भी करें कि वे भी आएँ और कल के पौधारोपण में वे भी शामिल हों। योगेश जी। और विवेक ने कहा है, न जाने क्यों मुझे हमेशा से लगता है विवेक को लेकर इस जबलपुर शहर में, और अभी भी मैं चर्चा कर रहा था, नरेश जी के सामने ये कहना शायद पता नहीं किस तरह से होगा, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नरेश जी, विवेक एक दिन न सिर्फ भारत में मगर दुनिया में एक अच्छे कवि साबित होने जा रहे हैं। ऐसा उनकी तमाम कविताओं में मुझे लगता है। उन्होंने कदम के बारे में कहा है, तो मैं ज़रूर संक्षेप में आप लोगों को बताऊं, और वहाँ से शुरू कर देता हूँ जहाँ से गीत चतुर्वेदी जी साहब ने कहा कि तुम लौट कर आना। चतुर्वेदी साहब, हम 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, उसमें हमने जन्मोत्सव पर पौधारोपण अभियान शुरू किया हुआ। कदम का मूल उद्देश्य है नरेश जी के समग्र उत्तरदायित्व बोध, यानी सबके प्रति उत्तरदायी रहना। लेकिन वो बात जो मैं बताना चाह रहा था, गीत जी ने जब कहा हम एक अंशरोपण कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें जिन समाजों में दाह संस्कार होता है उस समाज के लोग पवित्र भस्म को, मुट्ठी भर पवित्र भस्म को अपने घर ले आते हैं
और उसके बाद उसे गमले में खाद और मिट्टी में मिलाते हैं और उसमें निकटस्थ परिजन 1 या 2 बीज रोप देते हैं। उसके बाद 15-20 दिन बाद जब वो बीज अंकुरित होता है तो कोई हमें फोन करके ये नहीं कहता कि बेल का पौधा आ गया है, आम का पौधा आ गया है। लोग हमें कहते हैं दादाजी आ गए हैं, नाना जी आ गए हैं, मामा जी आ गए। और अगर ये महज भावनात्मक होता तो शायद इतने बड़े मंच से या आप लोगों की उपस्थिति में मैं इस अभियान के बारे में कभी नहीं कहता, क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से ये ब्लैकमेल करने वाली बात है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। उस पवित्र भस्म में कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और पोटास, ये 3 तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जो बीज के अंकुरण में सहयोग करते हैं। और वो जो बीज अंकुरित होता है तो ये तीनों के तीनों अवयव उस बीज से होते हुए उन तने में, उन पत्तियों में, उन शाखाओं में, उन फूल में, उन फल में और उन बीज में हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए आपके जो परिजन आपसे बिछड़ गए हैं वो आपके साथ रहते हैं। हमने 17 जुलाई 2004 से जन्मोत्सव पर पौधारोपण अभियान शुरू किया। बिल्कुल अनोखा अभियान है ये। ठीक 10 बजे सुबह, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब सुबह 10 बजे हम लोगों ने धरती माँ की गोद में पौधे को ना सौंपा हो। और हजारों लोग हमारे साथ में अपना जन्मदिन ठीक 10 बजे पौधा रोप कर मनाते हैं। मगर महज ये पौधारोपण नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट कहूँ, हम हमेशा कहते आए हैं कि एक पौधे के रूप में आपको तब्दील हो जाना है, एक पेड़ के रूप में आपको तब्दील हो जाना है। आप कल्पना करें, यदि 6 अरब या 7 अरब जो जनसंख्या कही जाती है, 7 अरब लोग चलते फिरते पेड़ में तब्दील हो जाएं तो ये दुनिया कितनी हरी भरी हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस बीजारोपण में जरूर शामिल हों, पौधारोपण में जरूर शामिल हों। एक और अभियान है हमारा जो बीजारोपण अभियान जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को बीज बांटते हैं। 1 लाख बच्चों को हर वर्ष बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में बीज रख के देते हैं। बच्चे अपने घर बीज को ले जाते हैं और उसमें फिर खाद और मिट्टी मिलाकर उस बायोडिग्रेडेबल पैकेट में रखते हैं और बीज को अंकुरित करते हैं। और जब वो बीज अंकुरित होता है तो उस बच्चे की खुशियां देखने लायक होती हैं। वो अपने पूरे परिजनों को बताता है कि मेरा पौधा आ गया है। और जब वो पौधा नहीं उगता है तब वो दुख भी जानता है, सीखता है। और ये सब कुछ वो प्रकृति से सीधे संवाद करता है। उसके बीच में, उसके प्रकृति और उसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता। जो विवेक अभी कह रहे थे, उस कैदी की बात, ऐसा कोई स्कूल उसके बीच में नहीं आता। वो पौधा होता है और वो बच्चा होता है। एक बार एक बच्चे का बीज नहीं आया 10-15 दिन तक, और जब उसने देखा कि स्कूल के बाकी बच्चों का आ गया तो उसने गुस्से में उस पौधे को, हमारे यहाँ जबलपुर शहर में घूरा बोलते हैं, घूरे पे ले जाके फेंक दिया। और जब वो फेंक दिया, उसने गुस्से में बाल जो उसकी जिद थी उसमें जाके फेंक दिया। और ये उसने संस्मरण हमें सुनाया। और उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू हो गया। 3-4 दिन बाद एक बच्चे ने कहा कि मेरा पौधा आ गया। उसने उससे पूछा कि कब लगाया था, तो उसने कहा उसी दिन लगाया था जिस दिन उसे मिला था। तो उसे लगा कि हो सकता मेरा भी बीज आ सकता था। वो घर आया, उसने घर आते समय उस घूरे पे गया, सीधा घर नहीं पहुंचा, घूरे पे गया तो दूर से उसने देखा कि उसकी पन्नी ऐसी तिरछी पड़ी हुई है। और उस तिरछी पन्नी को पढ़ते हुए वो दूर से दौड़ता हुआ गया उस पन्नी के पास। और जैसे ही उसने पन्नी को ऐसा पलटा तो उसके अंदर 2 पत्तियां दिख रही थी। वो घूरे पे ये उसने हमें सुनाया, मंच से सुनाया। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कदम संस्था जो विवेक ने कहा, सच्चे मायनों में जब वो 2 पत्तियां देखी तो घूरे पे बैठ के वो 8-10 मिनट रोता रहा। दुनिया के कोई भी शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि किसी बच्चे को घूरे पे बिठा के रुला सके। तो मैं, जैसा कि विवेक ने कहा है, आप सभी कवियों को आमंत्रित करना चाहता हूं सर, अगर आप 10 बजे हमारे बीच में, 9:45 बजे तक आएंगे वेटनरी कॉलेज में, तो वो पौधारोपण की सामान्य कल्पना की जाती है उससे थोड़ा सा अलग आप पाएंगे। तब आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अंजाम दे रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब उसमें ज़रूर शिरकत करें। और अब मैंने तो बहुत से शब्द बोल लिए, लेकिन
मुझे लगा कि जो पूर्व में जिन कवि थे उनने सब ने शायद ऐसा तय कर लिया था कि हम जल्दी जल्दी अपनी कविताओं को ख़त्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें देर तक किसी शख्स को सुनना है, किसी कवि को सुनना है। और न सिर्फ उनने तय किया था बल्कि सारे श्रोता भी इसी बात के लिए बैठे हुए थे कि ऐसे कवि आए। लेकिन वही कवि को यतीश जी को उन्होंने कहा कि नहीं, तुम शब्दों को कुछ कम करो, है ना यतीश जी, जो अभी आपने कहा। और उन्होंने शब्दों को कम करने के लिए शायद इसीलिए कहा होगा जब, क्योंकि वो कहते हैं, एक साहस है उनकी कविता में कहते हुए कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता। दीमकों को मैं सर ये खूब कोट करता हूँ आपकी इस कविता को, लोगों को बताता हूँ कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वो चाट जाती हैं पूरी किताब। एक ऐसे कवि, हिंदी कविता के वरिष्ठतम सीढ़ी के कवि नरेश सक्सेना जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका जन्म 16 जनवरी 1939 को ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। आपके 2 कविता संग्रह समुद्र पर हो रही बारिश और सुनो चारूशीला प्रकाशित हैं। नरेश जी को पहल सम्मान, शमशेर सम्मान, भवभूति अलंकरण एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त है। नरेश सक्सेना साहब ने कहीं लिखा है कि कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आए। वही बात गीत साहब ने अभी कही। देखिए किस तरह से कोई चीज़ें लौट कर ऐसे भी आती हैं जब हमारे वरिष्ठ कवि हमें जीने की वो राह समझा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आए, तमस से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और इसी अनवरत यात्रा ने उसे मनुष्यता का पर्याय बना रखा है। जब भी मनुष्य के सामूहिक विवेक पर खतरा दिखता है, जब भी मनुष्य की सामूहिक विवेक पर खतरा दिखता है, कविता अपनी तनमंगी काया के साथ खड़ी हो जाती है, रोकती है, टोकती है, समझाती है। ये हिंदी का सौभाग्य है, ये हम सब का सौभाग्य है कि बुरे वक्त से जूझने के लिए हमारे पास नरेश सक्सेना जी की कविताएं हैं। नरेश सक्सेना साहब ने कविताएं कम रची हैं, शब्दों का कम प्रयोग किया है, लेकिन जितना किया है उसमें काव्य की जो आभा है वह उनकी कविता का पाठ करते समय तो 1000 गुनी बढ़ जाती है। एक कविता मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ शायद किसी एक्टिविस्ट को एक रास्ता दिखाने के लिए या उसको काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, और दुनिया वो ये कहती है कि कालीन पर पैबंद बदलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कालीन ही तुम्हें बदलना होगा, वरना चीज़ें हमेशा से इसी तरह से मुश्किल होती जाएंगी। कोई भी सुधार वरना और अधिक सुधार की गुंजाइश रखेगा। वो कहते हैं सीढ़ी में कि मुझे एक सीढ़ी की तलाश है, सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं। वो कहते हैं मुझे एक सीढ़ी की तलाश है, सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि नींव में उतरने के लिए। मैं किले को जीतना नहीं चाहता, मैं किले को जीतना नहीं, उसे ध्वस्त कर देना चाहता हूं। ऐसे कवि को बहुत सम्मान के साथ पूरे हॉल के आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, माननीय नरेश सक्सेना जी। और आप सब भी कल के पौधारोपण में उनके साथ आमंत्रित हैं, माननीय नरेश साहब। नमस्कार। और अलंकृति, अनुकृति, आकृति, क्या क्या नाम हैं, तीनों को बहुत आशीर्वाद। जो अपने पिता को याद कर रही हैं और ऐसा भव्य आयोजन उन्होंने किया। इतने लोग मैंने जबलपुर में किसी कार्यक्रम में कभी नहीं देखे। कुछ लोग अपने मजबूरी में चले गए हैं और अंतिम कवि के साथ हमेशा ये होता है कि उसको श्रोता गिने चुने मिलते हैं, जो इस जिद के साथ बैठे होते हैं कि जितनी भी देर हो सुनकर ही जाएंगे। उन सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। अभी बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनी हैं। अनुराधा सिंह ने कहा कि स्त्री एक पाँव पीछे खींचती है तो सभ्यता 1000 बरस पीछे लौट जाती।
बहुत सुंदर और बड़ी पंक्ति है। यतीश जी कहते हैं कि तारीख बदलने का मसला वो तो आधी रात को ही होता है। तारीखें हमेशा आधी रात को बदलती हैं, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी दिन में भी तारीखें बदल देते हैं। तक्षशिला भारत में शामिल हो जाती, सिकंदर पाटलिपुत्र आकर के युद्ध करने लगते हैं, जाने क्या क्या करने लगते हैं, होने लगता है। तो खैर, विवेक चतुर्वेदी की वो पंक्ति कि पुरुष तो अपने ड्राइंग रूम में लौटते हैं या टॉयलेट में लौटते हैं या शयन कक्ष में लौटते हैं, स्त्री पूरे घर में लौटती। क्या बात, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर लौटती। कविता के लिए एक पंक्ति काफ़ी होती है, एक पंक्ति कविता के लिए। और गीत चतुर्वेदी, उनका गद्य सुनिए, मैं बताऊं आपको, उनका गद्य सुनिए, वो इतना सुंदर गद्य लिखते हैं। कविता तो लिखते ही हैं कि मुझे ईश्वर पर नहीं प्रेम पर भरोसा। और वो प्रेम क्या जिसमें ईश्वर ना हो? ईश्वर वो ईश्वर नहीं है, प्रतीक है ईश्वर होने का, जिसमें सारी संभावनाएं अच्छा अच्छा करने की होती हैं, जो है नहीं हमारे बीच में। हो सकता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहाँ वो प्रकट हों, ऐसे ईश्वर। हमारे दो कथाकार मित्र यहाँ बैठे हैं कविता सुनने के लिए, तरुण भटनागर हैं और राजेंद्र दानी। ये दोनों भी कविताएं ही लिखते हैं गद्य में। मलय हमारे बहुत पुराने साथी बैठे हैं। जब जबलपुर पहली बार आए थे तो मलय जी की कविताएं हमसे पहले छप चुकी थीं, मुक्तिबोध जी के पास पहुंच चुकी थीं। जबलपुर वो शहर है जिसमें मुक्तिबोध से मेरी मुलाकात, तरसाई जी से मुलाकात, ज्ञान रंजन से मुलाकात और तमाम मित्रों से हुई। मलय जी की दो पंक्तियाँ कि दौड़ती हुई सड़क नदी में गिर पड़ी तो गति ने उसे हाथ बढ़ाकर उस पार कर दिया, वो फिर दौड़ने लगी। ये एक गति का, जो नदी की गति थी और जो बाढ़ पर थी, वो दूसरी गति पर सवार होने की कविता है। जब एक गति दूसरी गति पर किस तरह सवार हो जाती है। हमारे और बहुत से मित्र बैठे हैं। आज तरन्नुम में किसी ने नहीं पढ़ा, मैं अनुरोध करता हूँ, कृष्ण कल्पित से अनुरोध करिएगा कि वो कल पढ़ेंगे तो तरन्नुम में ज़रूर, बिना तरन्नुम के, बिना संगीत के कविता कुछ कुछ अधूरी सी लगती है। तो मैं कविता, वैसे ही बहुत देर हो गई, आखिरी कवि को झेलना इसीलिए मुश्किल होता है कि पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक कविता जो मैं इन दिनों हर जगह हर बार पढ़ता हूँ वो है शिशु। शिशु शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। बीना जी भी ताली बजा रही हैं, वो आई हैं बड़ी दूर से कविता सुनने के लिए। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है।
समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। अरे उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है और कितनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, कितनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। और बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। भूला नहीं है पेड़ को, अपने दरवाजे की लकड़ी को अपने पेड़ होने की स्मृति है। और स्मृति के बिना तो मनुष्य होता ही नहीं। मछलियों पर 2 कविताएं हैं। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए तड़पता होगा। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा गया जाल, तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागा। पानी कहता है मैं मछलियों का देश हूँ, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में शायद कुछ नहीं जानती। पानी कहता है मैं मछलियों का देश हूँ, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस दिन घर में साफ पानी था ही नहीं, तो सुबह तक सारी मछलियाँ मर गई थीं। मैं ये बात भूल चुका था, लेकिन एक दिन राखी ने मुझे कॉपी और पेंसिल देकर कहा, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए उस पर लिख दिया मछली। वो कुछ देर गौर से उसे देखती रही, फिर बोली, पापा ये कैसी मछली, इसका सिर कहाँ और पूँछ कहाँ? मैंने कहा ऐसे लिखा जाता है मछली का म, ये उसका छ और ये उसकी ली। इस तरह लिखते हैं मछली। तो बोली कि अच्छा, जहाँ मछली लिखा है वहाँ पानी भी तो लिख दो।
तभी उसकी माँ ने पुकारा और वो दौड़ कर जाने लगी, लेकिन अचानक रुकी और वहीं से चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा। मरना है ये तो तय है, मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नज़दीक उसी से सबसे ज़्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नज़दीक उसी से सबसे ज़्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। पीली पड़ी पत्तियां झरकर जगह कोपलों को दे दें, पीली पड़ी पत्तियां झरकर जगह कोपलों को दे दें। अफसोस कि ये क्रम नहीं रहा अक्षय है। जिसका हंसता चेहरा सड़कों दीवारों टीवी पर सबसे कहता है निर्भय रहो, उसी से सबसे ज़्यादा भय है। जिसका हंसता चेहरा सड़कों दीवारों टीवी पर सबसे कहता है निर्भय रहो, उसी से सबसे ज़्यादा भय है। ये इतना बुरा समय है, मरना है ये तो तय। अब मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। ये कविता है रंग। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले गेरुए और सिंदूरी रंगों से रंग गया था। मज़ा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा अभी तो और मज़ा आएगा, बारिश तो आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहाँ मछलियाँ तैर रही थीं गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहाँ मछलियाँ तैर रही थी गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। शांति लिखी होठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा, हम सबका काम तमाम लिखा। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है, भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है। और सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है, भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है। सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। विवेक चतुर्वेदी से मैंने पूछा था
क्या मैंने जबलपुर में चंबल एक नदी का नाम कविता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ी है। कई लोग कह रहे हैं पढ़ी है। सर डिमांड आई थी अभी मेरे पास में कि अगर सर नहीं सुना है तो उन्हें जरूर बुलाइए कि चंबल एक कविता सुनाने। ये कह रहे हैं कि इनको पहले से कह दिया गया था कि न सुनाएं, तो कह दीजिएगा कि सुनाएं चंबल एक नदी का नाम। एक वृक्ष वाली कविता सुना दें। दोनों सुनाइए। किस पर? ये कविता वृक्षों के बारे में आपने इतनी सुंदर बात सुनी और आमंत्रण सुना कि वृक्षों को लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनके निमंत्रण पर हम सभी को जाना चाहिए और आप सब लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि किसी न किसी को आना चाहिए। एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी चिड़ियों, गिलहरियों, फलों, फूलों और ऋतुओं से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा कि गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। बेटा दुर्भाग्य से रहा नहीं, बेटियां हैं, कई हैं, और बेटे का बेटा ज़रूर आ गया है, जिसके लिए एक वृक्ष के बचे रहने की कामना अभी भी मैं करता हूँ। चंबल एक नदी का नाम लंबी है। तीन चार लोग तो कह रहे हैं सुना दीजिए, तो वो 3-4 तो बैठे रहेंगे, मुझे उम्मीद है। वो 3-4 भी बैठे रहेंगे तो मेरा पढ़ना सार्थक होगा। ये महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं, और संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर 5 पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसको नंगा होते देखा। यह उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी चंबल के तट तीर्थ नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाए भाए सन्नाटा पूरित, कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार। क्षत विक्षत कर डाली हो जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। चंबल के तट तीर्थ नहीं हैं। उसके बारे में प्रसिद्ध है
उसके बारे में प्रसिद्ध है कि दरस करे तो रागी होए और परस करे तो बागी होए और करे आचमन मूड सिरा दे चंबल तो बड़भागी होए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम, जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियाँ नहीं, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती? फिर भी शारदा, सई, क्षिप्रा, कालिंदी, नर्मदा तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियाँ जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। भक्तों के मलमूत्र से, वमन से, विष्ठा और बलगम से भरकर वे हो गई हैं कुंभी पाक। लेकिन उसी मलमूत्र और वमन और विष्ठा से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मण्यवती, चर्मवती, यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमादा है हर मादा को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है चर्मवती, फिर भी कल्याणी, सिंधु और जाह्नवी, भागीरथी, सोनरेखा, सरयू, मंदाकिनी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए अभी। उन करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई स्रोत पर ही और रह गई अनाम। याद करो नदी, याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। वो विद्या और बुद्धि की नदी तो शायद शर्म से ही धरती में समा गई। वो गोया अब अपनी कब्र में ही बहती होगी। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नायन, गुल्लो बेड़िन। फूल, फूल, कुसुम और गुल, लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, उनका झूंटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्चें भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे तो डायने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वे ही लाती हैं बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्भाग्य, मुकदमे वे ही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए, गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन। कांकर, पाथर, चिरई, कुकुर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा, लो सुन लो, इनने स्वयं कबूला अपना डायन होना, अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती हैं। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते बस नचने वाली बैरागिन थी, कुछ कहते केवल दागी थी। कैसी दागी, कैसी बागी। कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख नहीं, अभिलेखों में उल्लेख पुलिस का कहना है किंवदंती है आज भी, किंतु गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहाँ गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर
जब फूलों के तलवों में पड़ गईं बेवाइयाँ, ओंठों पर पपड़ियाँ, चेहरों पर झाइयाँ, बाल हुए जटाजूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पाँव, नींद से भरी आँखें लाल और झुलसी हुई खाल। इस तरह जब उनकी सारी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं 10 सुंदरियाँ। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ों में उनके रोने की आवाज़, तेज आंधियों में चट्टानों से टकरा बहते पानी में होती उनके होने की आवाज़, पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज़, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज़। और जब किसी दिशा से चलती नहीं हवाएं, होता साए साए, तब लोग समझ लेते हैं ये उनके मर जाने की आवाज़। गर्दन पर चलती हुई छुरी की खिस खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पनहियों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को, और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते हुए कहीं तुम अपने घर तक ही न पहुंच जाओ और देखो कि चंबल वहीं से निकल रही है, निकल चुकी है या बस निकलने ही वाली है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह सिमटना शुरू हो जाती हैं। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन और पवित्र अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थीं, 3 बहनें निकली 3 बहनें निकली घर से बाहर तालाब में डूबने। तो बड़की बोली पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबता हुआ तो देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली कि जिज्जी तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मझली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली मझली जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सिर तक आ जाएगा, साथ कैसे डूबेंगे। मछली के आंसू आ गए। उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली मछली तुझे तो तैरना आता है, तू कैसे डूबेगी। मैं गले में पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर, लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, मछली ने कहा लाशों को कोई शर्म नहीं आती। साथियों, इतनी लंबी कविता आपने इतने धीरज से सुनी। ये इस कविता के पाठ का मुझे लगता है एक ऐसी आवृत्ति थी जो कम होती है। मैं आप सबको इतनी देर से इस कविता को सुनने के लिए
और मेरे दूसरी कविताओं को सुनने के लिए बहुत बहुत मेरा आप सबको नमस्कार। और तीनों बहनों को जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित कराया, बार बार मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत नमस्कार। हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में है और मैं माननीय आशुतोष द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएं और आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। आशुतोष जी कि कुछ क्षण और हमारा साथ दें। आप सबकी तरफ से सर्वप्रथम कविता को प्रणाम और उनके संवाहक सभी कवियों को भी सादर प्रणाम। कवि और कविताओं का कितना भी सम्मान एक सचेतन समाज करे वो कम ही होगा, क्योंकि उस सचेतन समाज को ये भान उतनी गहराई से नहीं होता कि उनकी सचेतनता के मूल में उस कविता का और कवि के प्रति उनका सम्मान ही है जो उन्हें कायम रखा हुआ है। और कविता अपनी भूमिका कितनी ज्यादा अदा करती है उनके जीवन में, उनको जीवंत बनाए रखने में, उनको संवेदनशील बनाए रखने में, ये समाज को भी कभी नहीं पता होता। एक कवि सच्चे अर्थों में अपने युग के इतिहास को लिख रहा होता है। और ये भी स्पष्ट प्रमाण है कि जब भी हमने इतिहास को देखा है, जाना है, उसकी प्रामाणिकता को किसी कसौटी पर कसने की कोशिश की है, तो उस समय की प्रतिनिधि कविताओं ने ही हमें इतिहास का आईना दिखाया है। और किसी भी कवि की कविताएं उसके द्वारा पैदा की हुई होती हैं, वो जनक होते हैं उन कविताओं के, उनकी संतानें होती हैं वो कविताएं। प्रकारांतर से आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं कह सकते कि आदरणीय अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की 15,000 कविताएं, उनके संग्रह में छपी हुई 63 कविताओं की बात हो रही हैं, मगर उन बहुमूल्य, बेशकीमती और सबसे कीमती 3 कविताओं का जिक्र यहां होना जरूरी है। अनुकृति, आकृति और अलंकृति। वे इनके द्वारा फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप सभी कवियों को सादर प्रणाम करते हुए जितना भी सम्मान दिया जाए वह कम ही है, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय कपिल तिवारी जी आ रहे हैं, माननीय वरिष्ठ चित्रकार श्री विनय अंबर जी, आदरणीय देवेंद्र सुरजन जी, वरिष्ठ रंगकर्मी सीताराम सोनी जी, और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की प्रख्यात कवयित्री आदरणीय अनामिका तिवारी जी को कि वे सभी कृपया मंच पर आए। मैं आदरणीय मलय सर को भी बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं। चले गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सीताराम सोनी जी से कि वो हमारे कवि भाई विवेक चतुर्वेदी जी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें, हम लोगों की तरफ से उनका सम्मान करें। आदरणीय देवेंद्र सुरजन जी से, जो एक बहुत
समृद्ध पत्रकार परंपरा से आते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अलग तरह से लिख रहे हैं और लगातार चेताने का काम कर रहे हैं। लोग चेतते कितना है ये अलग बात है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई यतीश कुमार जी का वो स्नेहसिक्त सम्मान करें। आदरणीय अनुराधा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा अनामिका तिवारी जी से। आदरणीय अनामिका जी आए और हम लोगों की तरफ से अनुराधा जी का सम्मान करें। मैं विनय अंबर जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रख्यात गीतकार, लोकप्रिय गीतकार, कवि गीत चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। विनय अंबर जी। मैं आदरणीय महेश महेदेली जी से ये साग्रह निवेदन करूंगा कि कृपया वे आए हम लोगों की तरफ से आदरणीय नरेश जी के सम्मान के लिए। महेदेली जी प्लीज। हमारे शहर की पत्रकारिता के शिखर वरिष्ठ हस्तियों में से एक आदरणीय महेदेली जी। सत्रों में हम थोड़ा सा विराम लेते हैं और कल सुबह 11 बजे एक बार की बात है कि कहानी सत्र के साथ अपनी साहित्य यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। उसके बाद 12 बजे ओपन माइक होगा। 1 बजे हमारा समय और कलाओं का अंतर संबंध। 2:30 पर नाटकों पर चर्चा हमारे यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी, नाटककार प्रिय नाटक और पात्र विषय पर करेंगे। 3:30 बजे विरासत, 5 बजे पुनः काव्य संध्या, 7 बजे पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ में नाटक महाविज्ञ और कविताओं का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप जो रसिक लोग हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, मिठाई के डब्बे में रखी मिठाई खत्म होने लगती है, तो अभी भी धैर्य रखिए, डब्बे में मिठाई बाकी है। कल भी एक कविता का सत्र होना है, आनंद रखिए।